गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9th में 9th सेक्शन सी के लिए आपको गद्य पद्य साहित्य का इतिहास व गद्य व पद्य से एक एक अध्याय का अध्ययन आपने किया है। व्याकरण से अभी आप कुछ भी आरंभ नहीं किए हैं, यद्यपि आपको रस छंद अलंकार समास संधि इत्यादि का अध्ययन करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज व्याकरण का। हिंदी व्याकरण 9th सी सेक्शन के लिए हिंदी व्याकरण में आप शुरू करेंगे संधि से। संधि क्या है? संधि जो है यह दो वर्णों के मेल से जो वर्ण संबंधी ध्वनि संबंधी जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। अब संधि भी 3 प्रकार की होती है, जैसे आपने अध्ययन किया होगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर के साथ स्वर या व्यंजन, जब स्वर के साथ स्वर के मेल से जब स्वर संबंधी या ध्वनि संबंधी कोई परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जब ध्वनि संबंधी परिवर्तन हो व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विसर्ग संबंधी परिवर्तन होता है या ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आपको अभी व्यंजन और विसर्ग का अध्ययन नहीं करना है 9th वर्ग में, 9th सी सेक्शन में आपको केवल स्वर संधि पढ़ना है। अब स्वर संधि पढ़ने से पहले ऐसे संधि आपको 3 बताया गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आप जो है केवल इसका अध्ययन करेंगे, इन दोनों का अध्ययन आप नहीं करेंगे। इसका अध्ययन आपको नहीं करना है। आपके पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि है। तो स्वर संधि का अध्ययन करने से पहले आइए हम ये जानें कि पहले स्वर क्या है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं विराजमान हो, स्वयं प्रकट हो जाए, वही स्वर है। इनके लिए कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकट हो जाते हैं, जो अपने उनको किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता, वो स्वयं अपने उच्चरित होते हैं, वही स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 मानी गई है। जैसे इनकी संख्या, स्वर की संख्या जो है 11 मानी गई है। स्वर है अ, आ, ई, उ, वी, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इनकी संख्या पूरी जो है 11 मानी गई। अब ये जो है इनका भी विभाग है। इनमें जैसे स्वर में भी ये है, इसमें एक मात्रिक, जो एक मात्रिक स्वर होता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और द्विमात्रिक जो स्वर होता है उसको दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये 2 तरह के होते हैं। इसी में एक और भी आता है प्लुत स्वर, जैसे ओम की उच्चारण करते हैं ओम ध्वनि की, तो काफी द्विमात्र, उसमें त्रिमात्रा होता है, त्रिमात्रा का समय लगता है। एक मात्रा काल अगर हो तो वह ह्रस्व स्वर, द्विमात्रा काल हो तो दीर्घ संधि, और त्रिमात्रा काल हो तो वह प्लुत स्वर। तो यह इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इनका विभाजन 3 तरह से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 रूपों में इनका विभाजन किया जा सकता है। वैसे तो इनमें होते हैं मूल स्वर। मूल जो स्वर हैं ये हैं, वैसे संस्कृत में तो 5 हैं, हिंदी में आप 4 ही पढ़ते हैं, अ, ई, उ और री। संस्कृत में एक लरी बढ़ जाता है, लरी, लेकिन इनमें आप 4 मानते हैं कि ये 4 मूल जो स्वर हैं, इन्हीं से अन्य स्वर बने हैं। अब कैसे बने हैं? और अ मिलकर के आ बन गया है, तो अ हो गया, आ हो गया, ई और ई मिलकर के बड़ी हो जाती है, ई। आप ध्यान दे रहे होंगे अ पर थोड़ा कम समय लग रहा है, अ, आ, तो इससे द्विमात्रा का समय इसमें लग रहा है, ई। कहीं मात्रा काल का जो समय अंतराल है इसमें अंतर है।
इसमें एक मात्रा काल है, इसमें द्वि मात्रा काल। और उ री का वह री ही होता है। इसमें कहीं कहीं उसमें ऐसे जो है दीर्घ मान लिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि मूलतः यहीं तक आप हिंदी में अध्ययन करते हैं। री और ली का अध्ययन आप संस्कृत के संधियों में प्रायः किया करते हैं, लेकिन आप इनका अध्ययन करते हैं अ आ ई उ ऊ। अब एक है, इसमें आप सोच रहे होंगे इसका और इसका ये क्या है। जब इसका तो आपने बता दिया कि ह्रस्व है, ये दीर्घ है। इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर इसलिए है कि अ और ई मिलता है तो ये बन जाता है। अ के साथ अ और अ के साथ अगर उ मिल जाए तो ओ बन जाता है। ए बन गया, ओ बन गया। अब ए के साथ अ के साथ यानी अ और प्लस ए अगर मिल जाता है तो ए बन जाता है। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ओ हो गया। अब अ के साथ अगर ओ मिलता है तो औ बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हो गए। आप स्वरों के बारे में आपने अध्ययन किया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको फिर से हमने डिवाइड किया। मूल स्वर क्या है, तो अ ई उ री ये मूल स्वर हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मूल स्वर के बाद संयुक्त स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर मात्रा काल के अनुसार। और इसमें भी वर्ग करते हैं तो ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, तीन तरह से बांटा जा सकता है। ये तो हो गया आपका स्वर। स्वर कैसे बनते हैं, स्वर क्या है, इसका अध्ययन आपने किया। स्वर संधि में आपको पढ़ना है अगले वीडियो में कि स्वर संधि में जैसे आपका है आपके क्लास में केवल स्वर संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि, इन्हीं दो का अध्ययन आपको करना है। स्वर संधि में आपको भी बताया गया था कि 5 संधियां होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। 5 संधियां पढ़ना है आपको। इसमें 5 का अध्ययन आपको नहीं करना। आपके पाठ्यक्रम में मात्र 2 संधियां हैं, जिसमें दीर्घ संधि और गुण संधि। तो आइए दीर्घ संधि का अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि दीर्घ, जैसे कि हमने स्वरों के बारे में बताते समय आपको बताया था कि दीर्घ स्वर कौन कौन से, दीर्घ बनते कैसे हैं। जहाँ दीर्घ बनते हो वो दीर्घ संधि है। पहले इतना बात आप ये समझें कि जब दीर्घ बनते हो तो दीर्घ संधि है। जैसे अ और अ मिलकर अ धन अ बराबर आ होता है, और अ मिलकर आ बना। अ क्या है, ह्रस्व है, अ ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के दीर्घ बन गया। जब दीर्घ बन गया तो दीर्घ संधि हुई। अब ये दीर्घ केवल ऐसे ही नहीं बनता है, दीर्घ को बनने का और भी कारण है। अ और आ मिलेगा तो भी यह दीर्घ आ ही होगा। अ मिला तो आ हुआ, आ मिला तो भी आ होगा। और यदि आ और आ मिलता है तो भी आ बनता है। और यदि आ पहले हो बाद में ह्रस्व हो अ तो भी यहाँ आ बनता है। यानी ये 4 कंडीशन में दीर्घ बनता है। अब दीर्घ में जैसे देखिए यहाँ राम धन अवतार, अगर ऐसा लिखा जाए तो म का आ, चूंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रत्येक व्यंजन में क से लेकर और ज्ञ तक का ये जो व्यंजन वर्ण है इसमें स्वर निहित होता है। अगर इस क को तोड़ते हैं तो क के नीचे हलंत हो जाएगा, फिर यहाँ अ हो जाएगा अलग। उसी प्रकार क से लेकर ज्ञ में सबकी वही स्थिति है। ये व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि इनमें स्वर न हो तो इनको बोला नहीं जा सकता। ये अर्धमात्रिक व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, उनका स्थान ये होता है कि उनका आधा मात्रा मान दिया जाता है। पूर्ण वो तब होते हैं जब स्वर उसमें समाहित होते हैं। तो क से लेकर ज्ञ तक का जो व्यंजन वर्ण है उसमें अगर हलंत नहीं है, वो व्यंजन
में अगर हलंत नहीं लगा है तो समझ लें कि सब में क से लेकर ज्ञ तक अनिहित है। अब यहाँ क्या है कि मौ में अ और यह अ और अ मिला, राम अवतार, ये हो जाएगा रामावतार। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ आ बनेगा, यह अ और अ मिल करके आ बनेगा, इसमें अ और इसमें अ, ये दोनों मिल करके आ बनेगा, हो जाएगा रामावतार। इसी प्रकार यहाँ ये है अ है और आ है, आ बना कैसे? प्राण, ण में अ है, प्राण धन, प्राण धन आधार, प्राण धन आधार, यहाँ अ और आ मिल करके बना जाएगा, यहाँ होगा प्राणाधार। और वैसे आ ऐसे सेना, सेना में आ है, सेना नहीं, विद्या, विद्या में आ है और आलय में भी आ है, यहाँ आ और आ हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय। ऐसे आ है, फिर अ है, सेना है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष, ये हो जाएगा सेनाध्यक्ष। क्यों? क्योंकि यहाँ आ बना, यहाँ आ बना, यहाँ आ बना। क्यों बना? क्योंकि यह आ है, अ है, दोनों मिलकर आ बनता है, यहाँ आ है, अ है, दोनों मिलकर आ बनता है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ संधि आपकी यह आ बना, केवल यह आ का आपने पढ़ा, आ जो बना, आ दीर्घ संधि कैसे बनता है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। इसके बाद आप अध्ययन करेंगे दीर्घ संधि में ही, क्योंकि दीर्घ में केवल आ भर तो है नहीं, केवल आ मात्र नहीं है, बल्कि दीर्घ संधि में और भी है, जैसे ई, बड़ी ई, जैसे आ हो गया, आ दीर्घ है, आ दीर्घ, फिर ई तो ई भी दीर्घ है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, तो द्विमात्रिक का जो द्विमात्रा काल जो लगता है वो दीर्घ हो गया, तो द्विमात्रा काल ई भी हुआ। जैसे बड़ी ई, तो बड़ी ई कैसे बनती है, ये बड़ी ई, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, बड़ी ई के बारे में। तो इसमें भी है कि छोटी और छोटी दोनों मिलकर बड़ी, बड़ी ई, फिर छोटी, ये भी बड़ी ई, छोटी और बड़ी ई, छोटी बड़ी, यह भी हो जाएगा बड़ी ई, बड़ी ई और बड़ी ई, ये भी हो जाएगा बड़ी ई। जैसे विद्यालय का आपने पढ़ा, उसी प्रकार विद्यालय नहीं, आ का जैसे आपने पढ़ा है वैसे इसका भी पढ़ेंगे, ई और ई। जैसे गिरी, गिरी, री में छोटी का मात्रा है, और इंद्र, इंद्र, ई जो छोटी है, यहाँ छोटी है, दोनों मिलकर के हो जाएगा गिरींद्र। ऐसे बड़ी और छोटी, जैसे नदी, नदी में बड़ी है, ई और ई, छोटी नदी और इंद्र हो जाएगा नदींद्र, ये हो जाएगा, ये छोटी बड़ी। जैसे कपी, कपी में छोटी है, प पर छोटी, कपी, और ईस में बड़ी ई है, हो जाएगा कपीस। आई बड़ी बड़ी, रजनी, रजनी में बड़ी है और ईस में बड़ी ई है, तो यह बड़ी बड़ी हो जाएगा रजनीश। तो ये होगा आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आपने आ को पढ़ा और यह बड़ी ई को पढ़ा। इसके बाद भी है दीर्घ संधि में उ का, उ, तो बड़ा उ जो है वो भी दीर्घ है, तो आप उसका भी अध्ययन करेंगे, बड़ा उ का। जैसे उ और उ मिलकर के बड़ा उ में बनता है, उ और उ मिलकर बड़ा उ। ऐसे उ, छोटा उ, बड़ा उ, फिर बड़ा उ और छोटा उ,
बड़ा ऊ आई छोटा, बड़ा ऊ दोनों, फिर बड़ा ऊ और ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर हो जाएगा बड़ा ऊ। जैसे उसका आपने पढ़ा, सेम वही कंडीशन इसमें भी है। जैसे कट टू, पर छोटा उक आता, कट टू और धन उक्ति, तो हो जाएगा कटुक्ति। अच्छा, ये है बड़ा ऊ और छोटा ऊ। जैसे भू उष्मा, ये हो जाएगा भूष्मा। बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ, यह भी बड़ा ऊ। जैसे भू धन ऊर्जा, ये हो जाएगा भूर्जा। छोटा ऊ मधु, बधु, यहाँ मधु नहीं बल्कि बधु लिखना है। बधु धन ऊर्जा, बधूर्जा। तो आपने यह देखा कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी जो दीर्घ ई है या ह्रस्व ई दीर्घ बना, 4 कंडीशन बने हैं। अ का भी आ ये 4 मैंने लिखा था, अभी आपने देखा उदाहरण सहित। उसी तरह से ई का भी और ओ का भी। तो ये हर कंडीशन में जो कि दीर्घ ही बना है, बना क्या है, यह आ बना है, बड़ी बनी है, बड़ा ऊ बना है। क्योंकि ये दीर्घ बने हैं, बनने की प्रक्रिया में ये दीर्घ हुए हैं, इसलिए दीर्घ संधि है। अब अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे गुण संधि का, क्योंकि 2 ही आप में है आपके पाठ्यक्रम में, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो दीर्घ संधि तो आपने अध्ययन किया, गुण संधि का अध्ययन आइए अब अध्ययन करते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। गुण संधि, वैसे दीर्घ संधि में आपने पढ़ा होगा कि जो दीर्घ बनता था आ ई ऊ, दीर्घ हुआ, वैसे ही आप इसमें पढ़ेंगे जब इनमें गुण चेंज होगा। जैसे अ या आ के बाद ई या बड़ी आएगा तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ये गुण संधि। कैसे कि नर में र में अ है, और इंद्र हो गया ई अ, और छोटी ई हो गया ये। ऐसे यहाँ नरेंद्र कैसे हुआ, यहाँ अ है और यह ई है, तो अ और यह ई, ये दोनों मिलकर बन गया ए, इसलिए यहाँ र पर एक मात्रा लगा, नरेंद्र होगा। अ या यहाँ जैसे अ हुआ, जैसे उसी तरह से म, हाँ महाधन इंद्र हो जाएगा महेंद्र। क्यों होगा, आ होगा, आ और ई ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ ए का मात्रा बनेगा। इसीलिए कहा गया कि अ या आ के बाद ई आए या ई आए, बड़ी ई आएगा। अभी तो छोटी ई का उदाहरण दिया है हमने, बड़ी आएगा तो भी वही हाल है, बड़ी आने पर भी यह ई ही बनेगा। जैसे सुर में अ है, यहाँ ईश, सुरेश हो गया, सुरेश, फिर भी ए का मात्रा तो वही बना। अच्छा, महा धन ईश, महेश, गुण संधि, ए का मात्रा वही बना। यानी यह अ के बाद आए या आ के बाद आए, छोटी आए या बड़ी आए, बनेगा ए। तो ये हो गया आपका इसके अनुसार
यानी अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनेगा। इसी तरह से अ और आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ बनेगा, ओ बनेगा। ये दूसरा नियम है। अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बनता है। जैसे परम, परम, परम धन उत्सव, उत्सव। ध्यान देंगे यहाँ म है, परम, म में अ है, अ और यह उ हो गया, उत्सव का उ, यह अ और उ मिलकर के हो जाएगा ओ। कैसे? जैसा कि परमोत्सव, परमोत्सव, यहाँ ओ बन गया, यह ओ अ और उ मिला तो ओ बन गया, इसीलिए यहाँ परमोत्सव हुआ। महा धन उत्सव, महोत्सव, महोत्सव बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आ और उ मिलकर के ओ बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बनेगा, और अ के बाद अ के बाद या आ के बाद छोटा उ हो या बड़ा उ हो, कोई भी हो, लेकिन बनेगा ओ। इसी तरह से तीसरा इसमें यह है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि री आता है, री आता है तो बन जाएगा अर। जैसे देव, व में अ है तो देव धन ऋषि, यहां हो जाएगा अर। क्यों? क्योंकि अ और री मिलकर अर बनता है। अ के बाद री यदि आता है तो अर बन जाता है। व में, इसमें वो अ में यह अ अलग निकल गया तो अ और री मिला, अ और री, यह री, तो यह और यह दोनों मिला अर बन गया, दोनों के मिलने से अर। तो देव ऋषि हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। उसी तरह से यह हो, यह है कि अगर आ के बाद अर आता है तो भी वही हाल है। आ जैसे महा, महाधन ऋषि, क्या होगा? महर्षि, अर आ गया, महर्षि, आ और री अर हो जाएगा महर्षि, अर्षि, तो महर्षि, ये महर्षि हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये अध्ययन किया कि गुण संधि में, अभी संस्कृत में एक और बताया गया कि अगर ली के अ या के बाद ली आता है तो क्या बनेगा? तो ली आएगा तो ल बन जाएगा, तवल धनकार, तवलकार। तो ये हो जाएगा आपका अ या के बाद उ आएगा तो ओ बनेगा, अ या के बाद ई आएगा तो ये बनेगा, अ या आ के बाद री आएगा तो अर बनेगा, अ या आ के बाद ली आएगा तो ल बन जाएगा। तो आपने ये अध्ययन किया कि गुण संधि में किस किस तरह से गुण परिवर्तित हो रहे हैं, ध्वनि कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। आपने दीर्घ स्वर संधि में स्वर क्या है, स्वर संधि पढ़ने से पहले आपने स्वरों के बारे में अध्ययन किया, स्वर क्या है, फिर दीर्घ संधि का अध्ययन किया। आज गुण संधि का भी आपने अध्ययन कर लिया है। गुण संधि तक ही आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए आज की संधि अब आपके पाठ्यक्रमानुसार समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप समास या जो छंद है, रस है, उससे संबंधित कुछ वीडियो पढ़ेंगे, और तब तक आप तैयारी जो आपको दी जा रही है उसकी तैयारी करें। ओके, थैंक यू।